नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति दृष्टि 2025 वॉल्यूम फर्स्ट है और इसके अंतर्गत देख रहे हैं वैज्ञानिक परिदृश्य करंट नोट्स जो कि वार्षिकी यानी ईयरली करंट अफेयर्स है। समसामयिक घटना चक्र यानी समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशंस की ये देखें तो जो कि वार्षिकी ईयरली करंट अफेयर्स के रूप में इसमें हम देख रहे हैं वैज्ञानिक परिदृश्य हैं और इसके अंतर्गत देखेंगे रक्षा यानी डिफेंस, अंतरिक्ष, स्पेस, चिकित्सा, मेडिसिन एवं पर्यावरणीय विज्ञान इन्वायरमेंटल साइंस संबंधी अध्ययन घटना चक्र की प्रस्तुति यानी अपडेटेड डाटा इसके अंतर्गत इन टॉपिक पर आधारित है जो कि वैज्ञानिक परिदृश्य के अंतर्गत करंट नोट्स है। चलिए इसको देखते हैं जो कि देखें ये आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जो कि वैज्ञानिक परिदृश्य पर है। इसमें देखें तो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम 2023 के लिए यह अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग एसएससी यूपीडब्ल्यूएससी द्वारा आयोजित पेड 2025 के लिए भी यह करंट अफेयर्स का अंक वैज्ञानिक परिदृश्य अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें अध्ययन खगोलीय गतिविधियां। पहली टॉपिक इसमें अपडेटेड जो है एस्ट्रोनॉमिकल जो गतिविधियां हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें पहला जो है वेरी इंपॉर्टेंट यह है कि एक्सिओम मिशन 4 को देखते हैं। यानी एक्सिओम मिशन 4 क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे देखें तो 22 दिसंबर 2024 को आयोजित अपर पीटी एग्जाम जो आयोजित किया गया था उससे संबंधित एक्सिओम 4 मिशन संबंधी प्रश्न पूछा था। हालांकि इनडायरेक्ट रूप में था, इसमें पूछा था कि कौन से भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री इसमें जा रहे हैं जो मैचिंग करने के दिया था। तो यह जो अपर पीटी एग्जाम 2024 में पूछ चुका है इनडायरेक्ट फॉर्म के रूप में। तो इसको विस्तार से हम देख लेते हैं क्योंकि देखें जो करंट अफेयर्स है उसको वन लाइनर के रूप में यदि हम तैयार करेंगे तो यह घातक हो सकता है क्योंकि जो अब क्वेश्चन का पैटर्न आयोग का है उसमें कई प्रश्नों की गुच्छा यानी उसमें कई प्रश्नों के जो है वो चेन बनाकर पूछता है। जैसे यदि 140 प्रश्न यदि जीएस में देखें तो इसमें से ज़्यादातर प्रश्न देखें तो उसमें जो है 1 2 3 4 करके उसमें से कौन से सही कौन से गलत करके विकल्प देकर पूछता है, या तो मैच कराने के लिए 4-5 क्वेश्चन कर देता है या तो कथन या कारण के रूप में पूछता है। वो लाइन के रूप में क्वेश्चन होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। इस प्रकार से देखें तो 140 प्रश्न न हो करके एवरेज यदि हम 2 का भी निकालें तो 280 प्रश्न हो जाएंगे इनडायरेक्ट रूप से। तो इस प्रकार से जो है उसके प्रत्येक पार्ट को जानना जरूरी, यानी किसी एक टॉपिक को ही नहीं जानना बल्कि उसके अंतर्गत आगे पीछे की सारी घटनाओं को उसमें अपडेट करना आवश्यक होता है। जैसे एक्जिम ओम मिशन 4 है तो यह पूछा जाता है भारतीय मिशन है, यानी इसमें देखें क्या है स्थिति इसको देखते हैं। तो 25 जून 2025 को एक्जिम ओम मिशन 4 यानी इसका इंग्लिश है एक्जिम मिशन 4 यानी X4 के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS भेजा गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है कब भेजा गया, 25 जून 2025 को। 25 जून को देखें तो 25 जून को भारत सरकार जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाई है क्योंकि 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के कारण जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो 25 जून को आपको याद रखना है। इसमें देखें तो एक्सओ मिशन 4 में स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्षयान को फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। यानी यह मिशन देखें तो क्या है एक्सओ मिशन 4 में स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्षयान को फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। यह प्रक्षेपण फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित केप कैनावेरल में कैंडी अंतरिक्ष केंद्र के प्रक्षेपण कॉम्प्लेक्स 39A से किया गया। इस मिशन के चालक दल में शामिल अन्य 3 अंतरिक्ष यात्री देखें, यानी इस मिशन के चालक दल में शामिल अन्य 3 अंतरिक्ष यात्री, अन्य 3 का मतलब 4 लोग हुए क्योंकि एक देखें भारतीय थे। तो 3 और कौन है, पेगी विटसन मिशन कमांडर संयुक्त राज्य अमेरिका से, टिबोर कैंप हंगरी से, स्लाओस उजनास्की विस्क्यूट पोलैंड के निवासी या पोलैंड के नागरिक थे। 26 जून 2025 को एक्सओ मिशन 4 के चालक दल में शामिल सभी अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर सफलतापूर्वक पदार्पण किया। यानी एक दिन बाद ही
तो इसमें देखते हैं इस मिशन के साथ शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। ज्ञातव्य कि शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा वर्ष 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सोयूज T11 अभियान के तहत सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास के बाद 41 वर्ष बाद पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। और यह पहले भारतीय किस रूप में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर गए, जबकि अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति कौन थे? 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा यानी सोयूज T के माध्यम से भेजा गया था राकेश शर्मा को, जो कि सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास किए थे। 41 वर्ष बाद इनको भेजा गया है। और ये देख सकते हैं कि जो है यह जो मिशन है XCO मिशन 4 जो है स्पेसएक्स का है। स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान के फाल्कन 9 रॉकेट से उसको प्रक्षेपित किया गया था। चलिए इसमें देखते हैं इस मिशन के साथ शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए। इसको हमने देख लिया। देखें वर्ष 2024 में अमेरिकी कंपनी एक्सिओम स्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान समझौते स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट SFA पर हस्ताक्षर किए थे। तत्पश्चात एक राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने इस मिशन के प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में 2 गगनयात्री यात्रियों की सिफारिश की थी। इसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्राइम, यानी ध्यान देना है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्राइम और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर बैकअप शामिल थे। इस मिशन के दौरान प्राप्त अनुभव भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लाभदायी सिद्ध होंगे। किस प्रकार सिद्ध होंगे लाभदायी भारतीय अंतरिक्ष मिशन के लिए? इसमें देखें गगनयान मिशन जो कि भारतीय मिशन है। 4 नामित अंतरिक्ष यात्री कौन है गगनयान मिशन के? तो फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन हेतु नामित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए। गगनयान मिशन हेतु नामित 4 अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये प्रशांत बालकृष्ण नायर हैं जो कि शामिल थे, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, यानी देख सकते हैं गगनयान के जो मिशन के 4 यात्री इसमें शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। तो यह मिशन जो है ये अनुभव काम आएगा गगनयान मिशन में। इसके बाद देखते हैं XCO मिशन 4 के बारे में विस्तार करते हैं। तो XCO मिशन 4 इसरो के अनुसंधान प्रयोग इसरो यानी ISRO के XCO 4 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों के भारतीय प्रधान अन्वेषकों द्वारा 7 सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान प्रयोग के लिए लघु सूचीबद्ध किया गया है। इसके अंतर्गत देखें तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रोग्रेविटी विकिरण का खाद्य माइक्रो शैवालों का प्रभाव, अंतरिक्ष में सलाद के बीजों को अंकुरित करना चालक दल के पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष में यूटारडिगेट पैरा माइक्रोबिलोट्स प्रजाति BLR स्ट्रेन को उत्तरजीविता, पुनरुत्थान, प्रजनन एवं ट्रांसक्रिप्शन, सूक्ष्म गुरुत्व के तहत मांसपेशियों के पुनरुत्पादन पर उपापचय पूरक मेटाबॉलिज्म सप्लीमेंट का प्रभाव, सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रोग्रेविटी में इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले के साथ मानवीय संपर्क आंखों प्रभाव का विश्लेषण, सूक्ष्म गुरुत्व में यूरिया और नाइट्रेट पर साइनोबैक्टीरिया की तुलनात्मक वृद्धि और प्रोटीऑक्सीजन प्रतिक्रिया तक खाद्य फसलों में बीजों की वृद्धि और उपज मानदंड तो सूक्ष्म गुरुत्व का प्रभाव का अध्ययन करना है। यानी इसमें XCO मिशन 4 इसरो के अनुसंधान प्रयोग ये देख सकते हैं, इतने इसरो के प्रयोग शामिल हैं। अगला देख लेते हैं इसमें। तो ये उत्तर प्रदेश की यानी यूपी स्पेशल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसरो का रॉकेट परीक्षण 14-15 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती से रॉकेट आधारित उपग्रह पेलोड परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। कुशीनगर में संपन्न यह मॉडल रॉकेट प्रक्षेपण IN स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता 2024-25 के अंतर्गत आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य देश भर के विद्यार्थियों को मॉडल रॉकेट और कैनसेट का मतलब छोटे उपग्रह बनाने और प्रक्षेपित करने का अवसर प्रदान करना है। कुशीनगर में सफल परीक्षण इस विस्तृत प्रतियोगिता का प्रारंभिक चरण है जो आगामी अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले एक बड़े कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त करता है। आगामी कार्यक्रम अक्टूबर-नवंबर 2025 में देश भर के विद्यालयों महाविद्यालयों द्वारा बनाए गए लगभग 900 लघु उपग्रहों का परीक्षण करने की योजना है।
इस रॉकेट प्रक्षेपण परीक्षण में लगभग 15 किलोग्राम वजन वाले एक मॉडल रॉकेट का उपयोग किया गया। निर्धारित ऊंचाई लगभग 1.1 किलोमीटर पहुंचने के बाद रॉकेट से एक छोटा उपग्रह पेलोड सफलतापूर्वक निक्षेपित एंड डिप्लॉय हुआ। पेलोड के धरती की ओर गिरते समय लगभग 5 मीटर की ऊंचाई पर उसमें लगे पैराशूट ने स्वतः खुलकर काम किया, जिससे वह धीरे से जमीन पर उतरा और प्रक्षेपण स्थल से 400 मीटर के दायरे में सुरक्षित लैंडिंग की। तकनीकी रूप से यह पैराशूट रिकवरी प्रणाली बिल्कुल सहज और त्रुटि रहित रही, जिसके परिणामस्वरूप न केवल उपग्रह पेलोड बल्कि 15 किलोग्राम का रॉकेट भी सकुशल जमीन पर उतर सका। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान यानी एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस तथा इसरो के सहयोग से इस प्रतियोगिता के तहत इस परीक्षण का संचालन किया गया। उल्लेखनीय है कि IN स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग DOS की तरह स्थापित एक स्वायत्त निकाय, जिसका दायित्व गैर सरकारी संस्थाओं जैसे निजी कंपनियों, शिक्षण संस्थानों को अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहन करना और आवश्यक अनुमति प्रदान करना है। इसमें देखें तो परीक्षण में इसरो के साथ ये निजी उद्योग साझेदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह प्रक्षेपण थ्रस्ट टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या थ्रस्ट टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के सहयोग से किया गया, जिसने रॉकेट के विकास एवं प्रबंधन प्रणाली की तकनीकी में सहयोग दिया था। ये सारी जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद इसमें देखें तो K2-18b जीवन की कितनी संभावना या प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें देखें 17 अप्रैल 2025 को एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें ये सुझाव दिया कि पृथ्वी से लगभग 120 प्रकाश दूर स्थित सुदूर वायु ग्रह K2-18b संभावित रूप से जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। यानी इसको याद रखें, ये सुदूर वायु ग्रह K2-18b है जो पृथ्वी से लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। K2-18b सिंह यानी लियो तारामंडल में स्थित एक उप नेपच्यून सब नेपच्यून ग्रह जो लाल बौने तारे K2-18 की परिक्रमा करता है। इसका आकार पृथ्वी से लगभग 2.6 गुना और द्रव्यमान 8 गुना अधिक है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं कि यह अपने तारे से उतनी ही सौर ऊर्जा प्राप्त करता है जितनी पृथ्वी से सूर्य को मिलती है। इस ग्रह की खोज वर्ष 2015 में नासा के केपलर K2 मिशन के द्वारा की गई थी। वर्ष 2019 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा इस ग्रह के वायुमंडल में जलवाष्प वाटर वेपर की उपस्थिति के संकेत मिलते। इसके बाद वर्ष 2023 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST के माध्यम से इस ग्रह मीथेन CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जैसी जीवन संकेतक गैसों की प्रचुरता का अनुमान व्यक्त किया गया था। JWST के माध्यम से सबसे अधिक चौंकाने वाली खोज डाईमेथिल सल्फेट यानी DMS अणु की संभावित उपस्थिति रही। इसके बाद विक्रम 3201 एवं कल्पना 3201 को देखें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSS ने चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL के सहयोग से दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं। ये पूर्णतः स्वदेशी यानी मेक इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में डिजाइन की गई, जिसका पहला उत्पादन बैच 5 मार्च 2025 को इसरो अध्यक्ष डॉक्टर B नारायण को सौंपा गया। यानी वर्तमान में इसरो कौन अध्यक्ष है, तो डॉक्टर B नारायण। इसको भी नोटेड पॉइंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। विक्रम 3201 भारत में निर्मित फैब्रिकेटेड वाला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसका निर्माण SCL की 180 नैनोमीटर CMOS कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फैब में किया गया है। यह इसरो के 16 बिट प्रोसेसर विक्रम 1601 का उन्नत संस्करण जो वर्ष 2009 से ही प्रमोशन प्रणाली में प्रयुक्त हो रहा है। विक्रम 3201 में विशेष अनुदेश सेट आर्किटेक्चर जो फ्लोटिंग प्लांट करना के साथ साथ उच्च स्तरीय भाषा EDA को सपोर्ट करता है। कल्पना 3201 32 बिट RISC यानी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर है। यह IEEE 1754 अनुदेश सेट आर्किटेक्चर पर आधारित एक 32 बिट स्पार्क V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है। चंद्रयान 5 लुपेक्स मिशन को मंजूरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 द्वारा वर्ष 2023 में यानी चंद्रयान 3 द्वारा वर्ष 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद अब इसरो को 2 महत्वाकांक्षी हैं। यानी इसमें देखें चंद्रयान 3 के बारे में देखें तो 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था और 23 अगस्त 2023 को यह जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। तो ये चंद्रयान 3 था। इसके बाद चंद्रयान 5 के बारे में देख सकते हैं। अब इसरो को 2 महत्वाकांक्षी मिशनों का कार्य चल रहा है, चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 लुपेक्स पर। चंद्रयान 5 जिसे लुपेक्स यानी
लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। भारत, इसरो और जापान जाक्सा का साझा मिशन है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रयान 5 इसमें जो है इसरो और जाक्सा जो जापानी अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा का चंद्र मिशन चंद्रयान 5 है। लुपेक्स यानी ये याद रखना है इसको। इसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के अस्थायी अंधकार वाले यानी PSR क्षेत्र के आसपास रोवर उतारकर जल बर्फ की खोज एवं इन सीटू विश्लेषण करना है। 10 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 5 लुपेक्स मिशन को वित्तीय मंजूरी प्रदान की। इसकी घोषणा 16 मार्च 2025 को बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष B नारायण द्वारा अपना पदभार ग्रहण करने के लिए आयोजित एक सम्मान समारोह में किया गया था। यूँ कहें कि इन्होंने कब अपना जो नए अध्यक्ष हैं कब अपना पदभार ग्रहण किया था, 16 मार्च 2025 को। इसमें आगे देखते हैं तो इस मिशन को जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा अपने H324L प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, जो MHI यानी मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री जापान द्वारा निर्मित चंद्र रोवर को ले जाएगा। जबकि इसके लैंडर का निर्माण इसरो द्वारा किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा कार्य कौन करेगा। जैसे कि इसरो क्या करेगा, इसमें इसके लैंडर का निर्माण करेगा, और जबकि जाक्सा जो इसमें क्या करेगा, H324L प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित करेगा जापान, और MHI मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री जापान द्वारा निर्मित चंद्र रोवर को ले जाएगा। यानी इसमें चंद्र रोवर क्या होगा, जापान का होगा, लैंडर इसरो द्वारा निर्मित किया जाएगा। इस मिशन के लिए वैज्ञानिक उपकरण इसरो, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA, नासा द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जो सभी विषयगत रूप से चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में आरक्षित वाष्पशील पदार्थों के अन्वेषण इन सिटू विश्लेषण से जुड़े होंगे। यह मिशन भारत की वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लक्ष्य की दिशा महत्वपूर्ण कदम है। यानी भारत चंद्रमा पर मानव मिशन कब भेज रहा है, 2040 में। चंद्रयान 4 भारत का प्रस्तावित चौथा चंद्र मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्र सतह से मिट्टी पत्थर के नमूने एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाना है। यह इसरो का पहला लूनर सैंपल रिटर्न अभियान होगा। इसे वर्ष 2027-28 के दौरान लॉन्च करने की योजना है इसरो की। इसके बाद देख सकते हैं GSLV F-15 NVS-02 मिशन। NVS-02 भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली यानी नाविक का पूरा रूप देखें तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में दूसरा उपग्रह। इसका उद्देश्य देश की उपग्रह नेविगेशन क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। 29 जनवरी 2025 को इसरो ने अपने 100वें लॉन्च मिशन के तहत GSLV F-15 रॉकेट द्वारा NVS-02 नामक नवीनतम नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रॉकेट ने उपग्रह को प्रारंभिक भू समकालिक ट्रांसफर कक्षा यानी G2 में स्थापित किया। NVS-02 को 111.75 डिग्री पूर्वी देशांतर की भू स्थित स्लॉट यानी IRNSS-1E का स्थान पहुंचाना था, किंतु ऑर्बिट उन्नयन इंजन आई तकनीकी खराबी के कारण इसका उपग्रह इच्छित अस्थायी कक्षा तक नहीं पहुंच सका। वर्तमान यह उपग्रह दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल कक्षा में है। इसे उपयोग में लाने के लिए वैकल्पिक उपाय खोजे जा रहे हैं। यह GSLV की 17वीं, ध्यान दें, GSLV की 17वीं और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन युक्त 11वीं उड़ान थी। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक के साथ GSLV की 8वीं परिचालन उड़ान थी। NVS-02 नाविक की दूसरी पीढ़ी की श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। दूसरी पीढ़ी के पहले उपग्रह NVS-01 का प्रक्षेपण GSLV F-12 के द्वारा 29 मई 2023 को किया गया था। नाविक का सबसे बड़ा लाभ रणनीतिक आत्मनिर्भरता है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि युद्ध या आपदा के समय भारत को बाहरी देशों के नौवन प्रणाली पर निर्भर नहीं रहना पड़े। जैसे GPS है, ये देखें GPS जो है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जो है ये USA अमेरिका का है, चाइना का, इस तरह से अलग अलग अपने देशों का। उसी प्रकार से भारत की जो है प्रणाली नाविक है। पहली पीढ़ी के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2006 में इस क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली की मंजूरी दी थी। नाविक में प्रारंभिक रूप से 7 उपग्रह, एक से एग्जाम पूछता है तो इससे प्रारंभिक 7 उपग्रह शामिल हैं। 3 भू स्थिर यानी GEO उपग्रह अस्थायी तौर पर भारत के ऊपर स्थित हैं और 4 भू समकालिक GSO उपग्रह हैं। पहला उपग्रह IRNSS-1A जुलाई 2013 में PSLV-C-22 द्वारा प्रक्षेपित हुआ और 7वां उपग्रह IRNS यानी आखिरी IRNSS-1G अप्रैल 2016 में लॉन्च हुआ, जिससे 7 उपग्रहों का मूल तारामंडल पूर्ण हुआ। इसमें देख सकते हैं इसका कवरेज पूरे भारतवर्ष था। इसके करीब
यानी 1500 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र को समाहित करता है। नाविक 2 तरह की सेवाएं प्रदान करता है। इसमें देखिए मानक स्थित सेवा यानी एसपीएस, आम जनता हेतु मुक्त सेवा तथा प्रतिबंधित सेवा यानी आरएस, सैन्य विशिष्ट उपयोगकर्ता हेतु संवेदनशील सेवा। विश्व में देशों में संचालित नौवहन प्रणाली को देख सकते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जीपीएस है, चीन में ये देख सकते हैं BEIDU है, रूस में ग्लोनास है, जापान में देखें तो QJSS है और भारत का नाविक है। भारत का पहला उपग्रह वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट यानी देखें SCOT। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतरा द्वारा प्रक्षेपित SCOT यानी स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग उपग्रह देश की स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी SS क्षमताओं में नई छलांग को प्रतिनिधित्व करता है। यह उपग्रह 14 जनवरी 2025 को कैलिफोर्निया USA के वांडे वर्ग स्पेस फोर्स बेस से SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया गया है। स्कॉट को विशेष रूप से पृथ्वी की कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे उपग्रह मलबों की निगरानी स्पेस सर्विलेंस के साथ अंतरिक्ष दशाओं में आकलन डिजाइन किया गया है। स्कॉट भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। इस उपग्रह को सूर्य समकालिक निम्न पृथ्वी कक्षा सन साइक्लोसेट LEO में स्थापित किया गया। यह ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह प्रत्येक स्थान को एक ही स्थान समय पर देखा जा सकता है। स्कॉट अपने ऑन बोर्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप के जरिए 5 सेंटीमीटर जितने छोटे आकार के अंतरिक्ष मलबे को भी पहचान ट्रैक कर सकता है। यह क्षमता पारंपरिक ग्राउंड रडार दूरबीन प्रणालियों से कहीं बेहतर है जो सामान्यतः 10 सेंटीमीटर बड़े ऑब्जेक्ट को ही पकड़ पाते हैं। विश्व में कई अन्य खिलाड़ी अंतरिक्ष निगरानी में सक्रिय हैं। अमेरिका के लियो लैब्स कंपनी ने ग्राउंड रडार के 2 सेंटीमीटर तक के मलबे को ट्रैक करने वाली व्यावसायिक सेवा शुरू की है। बड़ी एरोस्पेस कंपनी जैसे नॉर्थरोप ग्रुमैन अमेरिकी सेना के लिए SBSS, GSSAP जैसे उन्नत स्पेस ट्रैकिंग उपग्रह बना चुकी हैं। पिक्सल का अंतरिक्ष निगरानी वाणिज्यिक उपग्रह फायरफ्लाई को देख लेते हैं तो भारतीय निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल के फायरफ्लाई समूह फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन के 3 हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह 14 जनवरी 2025 को SpaceX के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसमें देखें तो पिक्सल के फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन में कुल 6 सूक्ष्म यानी 60 किलोग्राम उपग्रह होंगे। प्रथम 3 उपग्रह जनवरी 2025 में लॉन्च हुए, शेष 3 मध्य 2025 तक प्रक्षेपित करने की योजना है। सभी 6 उपग्रह चालू होने पर उन्नत मंडल प्रति 24 घंटे में विश्व भर में आवर्तन कर सकेगा। अभी लॉन्च हुए 3 उपग्रह 550 किलोमीटर की सूर्य समकालिक कक्षा सन साइक्लोइड ऑर्बिट स्थापित किए गए। इस उपग्रह कॉन्स्टलेशन का उद्देश्य पृथ्वी का स्वास्थ्य मॉनिटर तैयार करना इंपॉर्टेंट है। इस उपग्रह का कॉन्स्टलेशन क्या है या उद्देश्य क्या, धरती का स्वास्थ्य मॉनिटर तैयार करना है। उन्नत हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी के जरिए पर्यावरण तथा जलवायु संबंधी बदलावों पर करीबी नजर रखना, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन सुधारना, विभिन्न उद्योगों को रियल टाइम डाटा सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। पिक्सल में फायरफ्लाई मिशन के भारत में निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ऐप्स की क्षमता को वैश्विक मंच प्रदर्शित किया जाना है। अगला इसमें देखते हैं तो PSLV C60 स्पेस टेक्स मिशन वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी 30 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा PSLV C60 स्पेस टेक्स मिशन यानी देख सकते हैं स्पेस टेक्स मिशन का प्रक्षेपण किया गया। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से संपन्न हुआ। यह वर्ष 2024 में प्रक्षेपित भारत का अंतिम अंतरिक्ष मिशन था। स्पेस टेक्स का पूर्ण रूप देखें तो इसमें स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेस टेक्स है। इस मिशन में प्रयुक्त स्वदेशी प्रौद्योगिकी को भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया। इस जटिल कार्य को प्रदर्शित करने के लिए खाद्य यानी सद्य मिशन के तहत PSLV द्वारा भारतीय डॉकिंग प्रणाली को सूचित 2 उपग्रहों से प्रक्षेपित किया गया। इसमें एक उपग्रह को STX-01 और दूसरे को STX-02 नाम दिया गया। STX-01 को चेजर और STX-02 को टारगेट के रूप में निर्दिष्ट डिजाइनेट किया गया है। स्पेस टेक्स अंतरिक्ष यानों को UR राव उपग्रह केंद्र यानी URSC बेंगलुरु द्वारा डिजाइन निर्मित किया गया है। जब समान मिशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रॉकेटों का प्रक्षेपण की आवश्यकता है तो उस अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीकी का उपयोग साबित होती है। यह प्रौद्योगिकी मानवयुक्त गगनयान मिशन के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। अब केवल अमेरिका यानी इसमें ध्यान दें, अभी तक केवल अमेरिका, रूस, चीन के पास ही स्पेस डॉकिंग प्रौद्योगिकी महारत प्राप्त करने में सफल हुए हैं। 16 जनवरी 2025 को इसरो ने 2 स्पेस टेक्स उपग्रहों STX-01 और STX-02 की डॉकिंग को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस उपलब्धि के साथ स्पेस टेक्स मिशन के माध्यम से भारत स्पेस डॉकिंग प्रौद्योगिकी से लैस विश्व का चौथा देश बन गया है। तो ये विश्व का चौथा देश है, इसलिए इंपॉर्टेंट है दृष्टिकोण से।
अगला इसमें देखते हैं तो आपका ये होता है कि रॉकेट के चौथे चरण का पुनर्प्रयोग देखें तो सद मिशन में पीएसएलवी के चौथे चरण यानी PS4 स्टेज का उपयोग कच्चे प्रौद्योगिकी मॉड्यूल में किया गया। इसे पीएसएलवी कच्चे प्रौद्योगिकी मॉड्यूल यानी POEM यानी इसका देखें पूर्ण रूप क्या है, पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल इसका नाम है पोएम का। पोएम 4 के माध्यम से कुल 24 पिलोट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसमें से 14 पिलोट इसरो अंतरिक्ष विभाग केंद्र के हैं, जबकि शेष 10 पिलोट विभिन्न गैर सरकारी संगठनों NGES के, जिसमें अकादमिक संस्थान और स्टार्टअप ऐप शामिल हैं। पोएम 04 के माध्यम से प्रक्षेपित पेलोड मॉड्यूल यानी क्रॉप्स का पूर्ण रूप देखें तो यह है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट्स स्टडीज है, की सहायता से सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण परिस्थिति में लोबिया के बीजों को अंकुरित कराने में सफलता प्राप्त की। पोएम 4 के माध्यम से प्रक्षेपित RRMTD को वॉकिंग रोबोटिक्स आर्म के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला अंतरिक्ष रोबोटिक मैनिपुलेटर, स्पेस रोबोटिक मैनिपुलेटर जो चलाने की क्षमता से लैस है। इसे IISU इसरो इंटीरियर सिस्टम यूनिट द्वारा विकसित किया गया है। इसमें नोट पॉइंट देखें तो ज्ञातव्य है कि टेक मी टू स्पेस द्वारा लॉन्च MOIT-TD माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को अंतरिक्ष में भारत की प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला इंडिया फर्स्ट AI लैब इन स्पेस की संज्ञा दी गई है। सबसे लंबी स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड को देख लेते हैं तो चीन के समय अनुसार 17 दिसंबर 2024 को चीन के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबी स्पेस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया स्थापित किया है। चीन के शेनझोउ इम्पोर्टेंट है कि चीन के शेनझोउ 19 मिशन में शामिल कैई जूझे और सोंगलिंगडोंग ने तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक करते 9 घंटे से भी अधिक कुल 9 घंटे 6 मिनट का समय व्यतीत किया। इससे पूर्व सबसे लंबी स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों सूसन हेल्म्स एवं जिम वास के नाम था। इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने मार्च 2001 में स्पेस वॉक करते हुए अंतरिक्ष में 8 घंटे 56 मिनट का समय व्यतीत किया था। अब यह देखें किसके पास हो गया 9 घंटे 6 मिनट का समय व्यतीत किए 2 अंतरिक्ष यात्री, इसमें एक यह है और एक यह है, जो कि देखें जो चीन का जो अंतरिक्ष केंद्र है काइडी यानी इसमें झेनझाओ 90 मिशन में जो शामिल थे ये इनका नाम है, दूसरे ये है। और अंतरिक्ष मिशन तियांगतोंग अंतरिक्ष स्टेशन ये चाइना का है। यहाँ पर ये 9 घंटे से अधिक जो है 9 घंटे 6 मिनट का समय व्यतीत किया स्पेस वॉक करते हुए और 2001 में 8 घंटे 56 मिनट का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। इसके बाद देखें PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन देखें तो 5 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान संगठन इसरो का PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के कोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से संपन्न हुआ। इस मिशन के तहत PSLV C-59 रॉकेट ने प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को एक अत्यधिक दीर्घावृत्त कक्षा हाईली इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में स्थापित किया। मिशन खास बातें देखें तो यह PSLV की 61वीं उड़ान थी, साथ ही PSLV XL की 26वीं उड़ान थी। इसके बाद देखें तो प्रोबा श्रृंखला के मिशन में देखें तो प्रोबा क्या, प्रोबा एक संक्षेप रूप है। इसका पूर्ण रूप देखें तो प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी यानी प्रोबा मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के IOD इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन कक्षा प्रदर्शन के मिशनों की श्रृंखला। वर्ष 2001 में प्रक्षेपित प्रोबा 1 एक भू अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जबकि वर्ष 2000 में प्रक्षेपित प्रोबा 2 का पूर्ण उद्देश्य सूर्य का अवलोकन करना। वर्ष 2023 में प्रक्षेपित प्रोबा 5 का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक 2 दिनों में पूरे ग्रह पर भूमि आवरण और वनस्पति वृद्धि का मानचित्र करना। प्रोबा 3 विश्व का पहला प्रिजनल इंफॉर्मेशन फ्लाइंग यानी प्रीसियस इंफॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। प्रोबा 3 मिशन के अंतर्गत निम्न 2 अंतरिक्ष यान शामिल है। क्रोनोग्राफ अंतरिक्ष यान CSC क्रोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट, आर्कुलेटर अंतरिक्ष यान OSA आर्कुलेटर स्पेसक्राफ्ट। क्रोनोग्राफ अंतरिक्ष यान एक वैज्ञानिक दूरबीन से लैस है। आर्कुलेटर अंतरिक्ष यान में 1.4 मीटर व्यास वाला एक आर्कुलेटर डिस्क लगा हुआ। ये दोनों उपग्रह एक साथ मिलकर सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए 150 मीटर लंबे सौर कोरोनोग्राफ का निर्माण करेंगे। इसके बाद सारी जानकारी देख सकते हैं। NSIL GSAT-N2 मिशन को इसमें दिया गया, इसको भी आप उस पर देख सकते हैं। सारी जानकारी इसमें कवर की गई है। NSIL का दूसरा प्रक्षेपित मिशन, ये सारी जानकारी इसमें कवर की गई है। जानकारी ग्रुप में देख सकते हैं। इसके बाद लिग्नोसैट विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह देखें 4 नवंबर 2024 को स्पेसएक्स के CRS-31 मिशन के माध्यम से लिग्नोसैट नामक उपग्रह को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपित किया गया। अंतरिक्ष पहुंचने वाला विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है। यह उपग्रह अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपण के उपरांत एक मानव रहित कार्गो ड्रैगन अंतरिक्ष अनुसार होकर ISS पहुंचा। लिग्नोसैट का निर्माण हिनोकी नामक जापान में पाए जाने वाले एक
मैग्नोलिया लकड़ी द्वारा किया गया इस उपग्रह का उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए अंतरिक्ष में लकड़ी के प्रयोग को शोध करना था। भारत का पहला एनलॉग अंतरिक्ष मिशन को देख सकते हैं 1 नवंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान संगठन इसरो की घोषणा के अनुसार भारत के पहले एनलॉग अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ लेह लद्दाख में किया गया है। तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई, इसको आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण रूप से जानकारी इसमें कवर की गई है। अब इसका दूसरा पार्ट इसमें ऐड कर लेते हैं। तो देखें अध्ययन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक को देखते हैं। तो एल कैपिटन विश्व का ध्रुवतम सुपर कंप्यूटर हो गया है वर्तमान में। तो इसके अंतर्गत देखें एल कैपिटन विश्व का ध्रुवतम सुपर कंप्यूटर अंतर्राष्ट्रीय टॉप 500 सुपर कंप्यूटर सूची में 2 बार जारी की जाती है, जिसमें विश्व के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों की रैंकिंग यानी यह देखें तो लिनपैक बेंचमार्क पेटा फ्लॉप्स में आधार पर होती है। जून 2025 में जारी 65वीं टॉप 500 सूची में एक्सा स्केल युग का विस्तार किया गया। लिनपैक बेंचमार्क रैखिक समीकरणों की सघन प्रणाली को हल करने की कंप्यूटर की क्षमता को मापकर उसके फ्लोटिंग पॉइंट प्रदर्शन का आकलन करता है। इसके अंतर्गत देखें तो लिनपैक जो है यानी लिनपैक को देखें तो बेंचमार्क रैखिक समीकरणों की सबसे सघन प्रणाली को हल करने कंप्यूटर की दक्षता को मापकर उसके फ्लोटिंग पॉइंट प्रदर्शन करने का आकलन करता है। 14 जून 2025 को हैम्बर्ग अमेरिका में विश्व के ध्रुवतम सुपर कंप्यूटरों के टॉप 500 सूची जारी की गई। इसमें सूची में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर एल कैपिटन यानी EL कैपिटन विश्व का सबसे ध्रुवतम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। इस सुपर कंप्यूटर का HPL यानी हाई परफॉर्मेंस लिनपैक स्कोर 1.742 एक्जाफ्लॉप्स है। यह सुपर कंप्यूटर कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित लॉरेंस विलमोर नेशनल लेबोरेटरी यानी LLN में स्थापित किया गया है। यहाँ देख सकते हैं टॉप 500 सूची शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर नवंबर 2024 तक देखें तो पहले स्थान पर देखें तो अमेरिका का जो है एल कैपिटन है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और अधिकतम संसाधन गति आरमैक्स पी फ्लॉप्स में देखें तो 1742 है। दूसरे स्थान पर फ्रंटियर एवी संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पर अरोरा संयुक्त राज्य अमेरिका का, और चौथे पर जो है जापान का है जुपिटर बूस्टर और उसकी देख सकते हैं गति। इसके बाद ईगल संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। टॉप 5 में जो 4 जो है वह यूएसए अमेरिका के, 1 जो जापान का है। टॉप 500 न्यूनतम सूची में भारत के 6 सुपर कंप्यूटरों का स्थान प्राप्त हुआ है। सूची के अनुसार CDEC पुणे में स्थापित एरावत यानी PSAI वर्तमान में भारत का ध्रुवतम सुपर कंप्यूटर है। भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? एरावत PSAI है। टॉप 500 सूची में इस समग्र रूप से 162वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसको 162वां स्थान प्राप्त हुआ एरावत PSAI को। इसकी अधिकतम संसाधन गति देखें तो 8.50 पी फ्लॉप्स पर सेकेंड है। एरावत PSAI सुपर कंप्यूटर यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता से लैस है यानी PS इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस सुपर कंप्यूटर को भारत सरकार के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑन AI के तहत स्थापित किया गया। इस क्लाउड कंप्यूटर सिस्टम को एरावत का पूर्ण रूप देखें क्या है तो एरावत यह है। ये एरावत देखें तो इंद्र का जो वाहन है वह एरावत एक हाथी है जो समुद्र मंथन के दौरान मिला था। तो ये जो ऐतिहासिक जानकारी हो जाएगी। तो एरावत इसी से प्रेरित है और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एरावत का पूर्ण रूप देखें तो रिसर्च यानी इसमें रिसर्च है, और ये इसमें जो है यानी इसमें देख सकते हैं एरावत यानी R से ही रिसर्च, इसमें ये इसमें एनालिटिक है, और जो नॉलेज एसाइमुलेशन ना दिया गया यानी पूर्ण रूप यानी इससे मिलता जुलता तो नहीं है, लेकिन ये इसका मतलब ही एरावत का है कि रिसर्च एनालिटिक एंड नॉलेज एसाइमुलेशन इसका पूर्ण रूप है। एरावत का मतलब ही नाम दिया गया है। इसको देख सकते हैं यहाँ पर यह है कि टॉप 500 सूची भारतीय सुपर कंप्यूटरों की स्थिति जून 2025 तक देखें तो पहले रैंक सुपर कंप्यूटर्स के नाम समझ संस्थान, अधिकतम संसाधन गति आरमैक्स पी फ्लॉप में देखें यहाँ गति जो दी गई थी विश्व के जो थे वो पी फ्लॉप में इसकी गति दे दी गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो भारत का पहले स्थान पर जो है एरावत है। विश्व में रैंकिंग क्या है 162वां है। एरावत PSAI है, ये CDEC पुणे में स्थापित है यानी समझ संस्थान किससे बनाया गया इसकी गति देख सकते हैं। इसके बाद 220वें स्थान पर आर्का है, ये भारतीय उष्मदेशीय मौसम विकास संस्थान यानी IITM पुणे द्वारा स्थापित है यानी इसको बनाया गया है, और इसकी गति यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद 221वें स्थान देखें अरुणिका है, और यह देखें तो राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा उत्तर प्रदेश संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस स्पेशल, और इसकी ये गति देख सकते हैं। 308वें स्थान पर प्रत्यूष है जो कि कभी पहले स्थान पर था भारत का यानी IITM पुणे
द्वारा बनाया गया है और इसकी गति देख सकते हैं 463 में आर्का है और यह भी IIT पुणे द्वारा स्थापित है। यह इसके 475 था मिहिर है। मिहिर भी कभी जो था यह पहले स्थान पर था। इसको देख सकते हैं नोएडा उत्तर प्रदेश संबंधित 2 इसमें उत्तर प्रदेश संबंधित था, उसकी गति यह है। विज्ञान और तकनीकी विभाग द्वारा मेटी द्वारा 2015 में शुरू मिशन लक्ष्य था देश में चरणबद्ध रूप से 70 से अधिक उच्च कार्य सक्षम कंप्यूटर लगाना है। NSM के अंतर्गत पहले चरण में परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्मा जैसे मिड साइज SPL विभिन्न IIT संस्थानों को लगाए गए। दूसरे चरण में बड़े पेटाफ्लॉप स्तर के सिस्टम यानी परम सिद्धि AI आदि लगाए गए। मिशन के तहत नए मौसम सुपर कंप्यूटर आर्का अणुका की स्थापना की गई। आर्का अणुका के बारे में देख सकते हैं नए सुपर कंप्यूटर हैं। तो 26 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नई उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPL प्रणाली का उद्घाटन किया। इन 2 नई HPL प्रणालियों का नाम आर्का और अणुका रखा गया है। इन दोनों SPL प्रणालियों को मौसम और जलवायु संबंधी अनुसंधान के लिए विकसित किया गया है। 26 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को राष्ट्र को समर्पित किया। इस सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM के अंतर्गत स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। इसके अंतर्गत कौन से परम रुद्र सुपर कंप्यूटर नई दिल्ली, पुणे और कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। पुणे में GMRT यानी गाइगेंट मैट्रोक रेडियो टेलीस्कोप तीव्र रेडियो विस्फोटों यानी फास्ट रेडियो ब्रस्ट और अन्य खगोलीय घटनाओं अध्ययन करने के लिए सुपर कंप्यूटर लाभ उठाया गया। इस नई दिल्ली में देखें IUAC इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर इस सुपर कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा पदार्थ विज्ञान, मटेरियल साइंस और परमाणु भौतिकी एटॉमिक फिजिक्स जैसे क्षेत्र में स्थान पड़ा। कोलकाता में NS बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र NS बोस नेशनल सेंटर ऑफ बेसिक साइंस परम रुद्र के उपयोग द्वारा भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी और पृथ्वी विज्ञान जैसे क्षेत्र में स्थान को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के प्रमुख सुपर कंप्यूटर देख सकते हैं, ये आपके हैं सुपर कंप्यूटर संबंधित संस्थान परम कामरूप IIT गुवाहाटी, परम अनंत IIT गांधीनगर, परम रूपुल NIT तिरुचिपल्ली, परम प्रवेगा IISc बंगलुरु, परम गंगा IIT रुड़की, परम शिवा IIT BHU यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण, परम शिवा, परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम ब्रह्मा IISER पुणे, परम युक्ति NJNCASR जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक संस्थान के बंगलुरु, परम संगठक IIT कानपुर यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है कि परम संगणक जो है IIT कानपुर से और परम शिवा IIT BHU से, परम सिद्धि CDEC पुणे से संबंधित है। इसके बाद नैनो पास मल्टीलेयर्स पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन देखें 15 मई 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की कानपुर स्थित प्रयोगशाला रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान विकास प्रतिष्ठित यानी ये देख सकते हैं सारी जानकारी इसमें दी गई है। आगे इसमें देखते हैं तो यह है कि दूरदर्शी रूप से विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS यानी भारत पूर्वानुमान प्रणाली भारत फॉरकास्ट सिस्टम BFS देश की नवीनतम उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली। इसका शुभारंभ 26 मई 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली को पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ये सारी जानकारी इसमें दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही। क्वांटम कंप्यूटर को देख लेते हैं यानी QPI इंडोस को। तो इसमें देखिए भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी के नए युग में प्रवेश करते हुए अपने पहले पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया। विश्व क्वांटम कंप्यूटर दिवस यानी विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल 2025 के अवसर पर बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप यानी यह QPI AI इंडोस नामक 25 क्यूबिट क्षमता वाला क्वांटम कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया। यह उपलब्धि देश के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन यानी NQM के तहत हासिल की गई एक बड़ी सफलता है। यानी QPI AI इंडस देश में विकसित 25 सुपर कंप्यूटिंग क्यूबिट क्षमता पर आधारित पहला पूर्ण स्टैक end-to-end क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है। इसमें जो जानकारी दी उसको देख सकते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQ 19 अप्रैल 2023 को मंजूरी दी गई थी। इस मिशन के लिए 6003.65 करोड़ रुपए का परिव्यय यह देख सकते हैं सारी जानकारी इसमें ये भी इसमें महत्वपूर्ण है। यानी मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु देश भर में 4 थीम आधारित हब हब स्थापित किए गए और ये कहाँ पर 4 हैं इसको देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। इसके बाद इसमें देख सकते हैं ये जानकारी इसमें इंपॉर्टेंट ये है यानी इस जानकारी में देखें तो यह है कि वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी UNO द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि UNO घोषित करता है। तो 2025 में क्या है अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष UNO यह संयुक्त राष्ट्र घोषित किया। अमरावती पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव है।
भारत में तेजी से बढ़ती क्वांटम कंप्यूटर तकनीक से वैश्विक अग्रणी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के नवगठित राजधानी के अमरावती में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित करने के लिए चुना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू ने अप्रैल 2025 में अमरावती में भारत के प्रथम क्वांटम टेक पार्क की स्थापना की घोषणा की थी। लगभग 50 एकड़ में फैला विश्व स्तरीय क्वांटम अनुसंधान नवाचार सहयोग केंद्र टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड TCS IBM के साथ मिलकर इस केंद्र क्वांटम सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम विकास करने में आगे बढ़ाएगी। इस सारी जानकारी से इस टेक पार्क को 1 जनवरी 2026 तक राष्ट्र को समर्पित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद इसमें क्यूबिट को देख सकते हैं। क्यूबिट क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग विशेष प्रकार की क्यूबिट नामक इकाई का उपयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग क्वांटम कंप्यूटर सूचना को संग्रहित या प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। सारी जानकारी इसमें क्यूबिट एक ही समय में 0 लो और 1 हाई दोनों हो सकते हैं। इसके कारण एक साथ ही समय 2 अवस्थाओं के स्टेट होने की क्षमता क्वांटम कंप्यूटर को पारस्परिक कंप्यूटर से अलग संभावित रूप से अधिक शक्तिशाली बनाती है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है कि भारत का 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के अरावत भाटा स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूनिट 7 यानी RAPS7 जिसे RAPP7 भी कहा जाता है को 17 मार्च 2025 सफलतापूर्वक ग्रिड से जोड़ा गया। इससे पावर ग्रिड से सिंक्रोनाइज करते ही भारत में संचालित परमाणु रिएक्टरों की संख्या 25 होगी, जिसके कारण वर्तमान में भारत के कुल नाप की ऊर्जा क्षमता बढ़कर के 8780 मेगावाट तक पहुंच गई, यानी 8780 मेगावाट तक पहुंच गई है भारत के कुल नाप की ऊर्जा क्षमता। और कितने जो परमाणु रिएक्टर हो गए हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है 25 हो गए हैं। 25वां कहाँ है? राजस्थान में। RAPS7 एक 700 मेगावाट क्षमता का स्वदेशी दावित भारी जल रिएक्टर यानी PHWR जो नियम की अनुमति पूरी करते हुए 15 अप्रैल 2025 से पूर्ण क्षमता के साथ वाणिज्यिक उत्पादन करने लगा। यह रिएक्टर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा में स्थित है। RAPS8 यानी 8 भी है। RAPS8 रावत भाटा में इसी श्रृंखला का 8वां यूनिट कमीशनिंग के 19 चरण में और इससे वर्ष 2025-26 चालू होने की उम्मीद है। इसके बाद मेजराना 1 विश्व की पहली क्वांटम चिप बनी है। मेजराना माइक्रोसॉफ्ट के विकसित की माइक्रोसॉफ्ट की याद रखना है प्रायोगिक क्वांटम प्रोसेसर चिप। इसमें पहली बार टोपोलॉजिकल क्यूबिट का प्रयोग किया गया। यह चिप माइक्रोसॉफ्ट के लंबे समय से चल रहे टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट की देन है। मेजराना 1 फरवरी 2025 में एक शोध उपलब्धि के रूप में उजागर किया गया था। मेजराना 1 वर्तमान में 8 क्यूबिट चिप वाला चिप प्रोटोटाइप है, जिसे भविष्य में 10 लाख यानी 1 मिलियन क्यूबिट तक बढ़ाने के लायक आर्टिक डिजाइन किया गया है। तो सारी जानकारी इसमें दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद अगला देखें तो प्रोजेक्ट वाटर वर्थ है। फरवरी 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा ने AI संचालित हब-सी केबल परियोजना प्रोजेक्ट वाटर वर्थ की घोषणा की। ये लगभग 5000 किलोमीटर से अधिक लंबी केबल है, जो कि भारत, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य प्रमुख देशों को जोड़ती है। इसकी गहराई लगभग 7000 मीटर तक है। इस परियोजना में कि वर्ष 2030 तक पूरी होने की संभावना पर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को देख सकते हैं। इसमें भारत सरकार ने वर्ष 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की है। देख सकते हैं सारी जानकारी इसमें कवर की गई है। इसके बाद देखें तो महत्वपूर्ण खनिजों क्रिटिकल मिनरल्स के उपयोग में देखें तो सौर ऊर्जा उपयोगी महत्वपूर्ण खनिज कौन से? सौर ऊर्जा में देखें तो सिलिकॉन, टेलुरियम, इंडियम एवं गैलियम होते हैं। पवन ऊर्जा में दुर्लभ मृदा एवं जैसे डिस्प्रोसियम एवं न्यूडीमियम का प्रयोग। इलेक्ट्रिक वाहन EV में लिथियम, निकेल एवं कोबाल्ट का प्रयोग होता है। ऊर्जा भंडारण में लिथियम, कोबाल्ट और निकेल का प्रयोग होता है। दुर्लभ मृदा तत्व यानी REE दुर्लभ मृदा तत्व आवर्त सारणी के समूह यानी इसको केमिस्ट्री के रूप में देखें जो आवर्त सारणी है तो दुर्लभ मृदा तत्व REE आवर्त सारणी के समूह 3 में स्थित 17 धातुएं हैं, जिनमें लैंथेनाइट श्रृंखला के 15 तत्व, स्केडियम एवं स्ट्रियम शामिल समान भौतिक गुणों एवं एक ही अयस्क निरपेक्ष पाए जाने के कारण होते हैं। अपने नाम के विपरीत ये प्रकृति के मध्यम रूप प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इतनी केंद्रित अवस्था में नहीं कि जिनका आर्थिक रूप से दोहन किया जा सकता है। भारत के पास विश्व का 5वां ध्यान दें कि भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा तत्व संसाधन लगभग 13.07 मिलियन टन, जो मुख्य रूप से मोजोजाइट रेत में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः देखें तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात तटीय समुद्र तट के पेशर मोजाइट रेत में तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के अंतर्देशीय प्लेसर में पाए जाते हैं। स्कैडियम यानी यहाँ देख सकते हैं स्कैडियम, इट्रियम एवं 15 लैंथेनाइट तत्व लैंथेनम, सीरियम, प्रिजुडानियम यानी सारी जानकारी देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला इसमें भारत का हरित इस्पात वर्गीकरण 12 दिसंबर 2024 को केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने भारत के हरित इस्पात वर्गीकरण का अनावरण किया था।